गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मंडे मॉर्निंग है। मंडे मॉर्निंग का बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है? सुबह हो रहे हैं 8 बज रहे हैं अभी। ठीक है, मंडे मॉर्निंग। डेट का तो मुझे को ज्ञात नहीं रहता भाई, डेट क्या है। मंडे मॉर्निंग है, सुबह के बज रहे हैं 8 और अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मैंने लाइव क्लासेस कराए थे, ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स है। कुछ लोग ना भी बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है जो लोग ना बोल रहे हैं ना, वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। देखो, तुम अगर मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे तो वो मैं जान रहा हूँ। अब बात सिर्फ डिसीजन मेकर अगर कोई होगा ना, तो सिर्फ वो मैं नहीं हूँ। डिसीजन मेकर यहाँ पर बैठे जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं और ये सब हैं, वो लोग हैं। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, बात रख सकते हैं कि हाँ, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विथ लाइव क्लासेस। तो अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसा होगा कि ठीक है भाई, बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन कंटिन्यू विथ लाइव क्लासेस, ऐसा बात हो रहा था। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम वाले बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ग्रुप में मैसेज लिखा, मतलब सब लोगों ने देखा। लेकिन वो प्रॉब्लम वाले जो है ना, वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। तो पर्सनल मैसेज का कोई वैल्यू नहीं होगा। यू हैव टू पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। मतलब पता नहीं, तुम शायद सोच रहे हो कि क्या होगा, ये होगा वो होगा। अरे बिंदास अपने को बोलना होता है। अगर तुमको लग रहा है सही तो बोलो हाँ ठीक है भाई, अगर तुमको लग रहा है गलत है तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था, कुलम्स लॉ पे बात कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर पे हम कुलम्स लॉ पे बात कर रहे थे, तो आज वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। कुलम्स लॉ पे आज क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करना सीखेंगे। बहुत ही बेसिक लेक्चर है आज। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ खास ऐसा नहीं होने वाला। हम क्या करने वाले हैं, बस कुलम्स लॉ में कुछ बेसिक बातें हैं जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। COULOMB'(S), कुलम्स लॉ। अब कुलम्स लॉ में क्या है, ये लॉ है, कानून है। कानून है मतलब हमने और आपने नहीं बनाया भाई, कानून बना हुआ है तो कानून मानना है और कानून तोड़ना नहीं होगा। यहाँ पे अगर कानून तोड़ोगे तो सजा मिलेगी तुम्हें। अब कुलम्स लॉ में क्या बोलते हैं, दो चार्जेस ले लो, Q1 और Q2। दो चार्जेस ले लिया हमने, Q1 और Q2, जो कुछ तो सेपरेशन स्मॉल r पर रखे हुए थे और किस मीडियम पे रखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में हमेशा हम चार्जेस को या तो एयर में रखेंगे या क्या करेंगे, वैक्यूम में रखने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो भी हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखेंगे उसमें जो चार्जेस रखने हैं अपने को, वो या तो एयर में रखने हैं वो या वैक्यूम में रखने हैं। ठीक है, अच्छा अब जब हमने क्या किया था, कुलम्स लॉ को स्टडी किया, जब कुलम्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ऐसा आया था कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, मान लो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं, फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2। मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2। देखो मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा फोर्स का डायरेक्शन तो हमने अपने बेसिक से देख लिया था। चार्जेस की जो प्रॉपर्टी थी वहां से फोर्स का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना आसान होता था। अगर एक जैसे चार्जेस होते हैं तो दूरियां होती हैं, दुश्मनी होती है, और अगर ऑपोजिट नेचर की चार्जेस होती हैं तो प्यार बनता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे वो दुश्मनी है या प्यार है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर मैं बात करूं कि फोर्स, मैं किस पे बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बिकॉज ऑफ चार्ज Q2। ठीक है, तो F Q1 का वैल्यू क्या होता है, ये ऐसा देखा गया कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन के। ठीक है, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो भी फोर्स जनरेट होना है Q1 और Q2 के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन ऑफ स्क्वायर के। अब बोलोगे सर मान लो अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होता प्लस Q1 और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होता माइनस Q2, तो ये आंसर माइनस लिखते हैं क्या? नहीं, यहां पे क्या करते, जब भी मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा ना, तो फोर्स का मतलब है ये Q1 Q2 जो मैंने लिखा है वो मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज है, तुमको नेचर के साथ नहीं लिखना। जैसे मान लो अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करता तो यहां पर भी फोर्स का इक्वेशन में क्या लिखता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। बात समझ में आ रहा है, यहां पे माइनस Q2 नहीं लगाते, हाँ या ना। सबसे सिंपलेस्ट केस में जब हम फोर्सेस लिखते हैं तो फोर्सेस को क्या करना है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को देखना है, क्योंकि फोर्स का जो नेचर होगा वो अट्रैक्शन है रिपल्शन है, वो तो बेसिक से हम जानते ही हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, ये बात याद रखना है अपने को। तो अभी तो पॉजिटिव चार्जेस है उसी के लिए बारे में बात कर रहे हैं।
तो अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस थे ऐसे इस तरह से, हमारे पास अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो अभी तो रिपल्शन होने वाला है, जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। अच्छा, अब फिजिक्स को ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं पसंद है, तो फिजिक्स क्या करता है, एक कांस्टेंट लगाने को बोलता है। तो यहां पर अगर एक कांस्टेंट लगा दिया जाए F Q1 Q2, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए अगर एक कांस्टेंट लगा दिया जाए, तो यहां पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट लगा रहे हैं मान लो K, ये K कांस्टेंट लगाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू ऑफ K है, ये याद रखना, ये वैल्यू ऑफ K जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, अलग अलग मीडियम पर अलग अलग K का वैल्यू होगा, ये याद रखना है अपने को। ये जो वैल्यू है ऑफ K, वैल्यू ऑफ K इज मीडियम डिपेंडेंट, अलग अलग मीडियम पर अलग अलग होने वाला है। सिंस हम एयर या वैक्यूम पे बात कर रहे हैं, तो एयर और वैक्यूम के लिए आप क्या लिखोगे, K फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए आप K का वैल्यू इस तरह से लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसे बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सर ये परमिटिविटी क्या होता है, तो ऐसा मान लो कि कुछ तो मीडियम की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में अलग से देखना है अपने को। अभी बस इतना समझ लो कि अगर दो चार्जेस के बीच का मीडियम अगर आप चेंज कर दोगे ना, तो फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी आ रही है, या मीडियम चेंज करने से क्या होगा, वो जो वैल्यू है फोर्स का वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो सब बाद में देखना है, अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट कुछ तो मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये SI यूनिट्स में है। सारा कुछ हम बात कर रहे हैं SI यूनिट्स में, CGS यूनिट में इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, CGS यूनिट में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं SI यूनिट में। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, अब यहां पर जब आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद K का जो वैल्यू आता है वो आता है 9 इंटू 10⁻9, जो भी आएगा SI यूनिट्स में आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जब मैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो K का जो वैल्यू आता है, K का वैल्यू कितना आता है, 9 इंटू 10⁻9। ये सब वैल्यूज तुमको क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के हमें क्या करना होगा, ये सारे वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हमारे पास कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ का बहुत ही बेसिक स्कूल लेवल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है कूलम्स लॉ का, वो समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें ये जो मैंने फोर्स का इक्वेशन लिखा है ना, फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। ये ऐसा समझ लो कि ये जो फोर्स है, फोर्स के लिए क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होगा जो हमें क्या करना है, याद रखना है। तो वो जो नोट पॉइंट है, अब एक एक करके सारे नोट पॉइंट देखते हैं। अगर एक एक करके सारे नोट पॉइंट देखें, सबसे पहला अगर मैं बात करूं, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया गया। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसा हमने पढ़ा है। अच्छा, इसका मतलब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है जो हम जानते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2। ये मैंने फोर्स ऑफ Q1 बिकॉज ऑफ Q2 का वैल्यू ये लिखा ना। अच्छा, अब Q1 पे जितना फोर्स लग रहा था Q2 के कारण, न्यूटन थर्ड लॉ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, F Q1 Q2 वेक्टर, वेक्टर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये माइनस ऑफ फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1 लिख सकते हैं क्या? सर ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ से सीखा था कि दोनों फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रखना होता है, लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होता है क्या? तो यहां पर आप न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से
अगर Q1 पर नेट फोर्स ऐसा है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q2 पे भी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। अब अगर तुम वो डायग्राम से देखो, खुद से सोचो, मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्जेस है, तो अगर मुझे फोर्स ऑन Q1 दिखाना है, फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2 के कारण Q1 की टेंडेंसी इधर भागने की है क्या? अच्छा, मुझे अगर फोर्स ऑन Q2 दिखाना होता तो Q2 के कारण, सॉरी Q2 पे जो फोर्स लगता Q1 के कारण, उसका डायरेक्शन इस तरह हो जाता ना, F Q2 Q1, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता? सेम होता। मतलब मैं स्टेटमेंट ऐसा लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F Q1 Q2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F Q2 Q1। बात समझ में आया है क्या? न्यूटन के थर्ड लॉ से पहला अपन ने स्टेटमेंट लिखा। अच्छा, अब इसमें ना एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कंसेप्ट, ये जो मैंने नोट पॉइंट लिखाया है, ये नोट पॉइंट को मिला के और सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को मिला के एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। अगर सिंपल सा क्वेश्चन के बारे में बात करें, मान लो ये जो मेरे पास Q1 Q2 के चार्जेस है, अगर Q1 Q2 के चार्जेस हैं, कुछ R सेपरेशन पे रखे हुए हैं और इनके मासेस भी दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मान लो ये जो Q1 है और ये जो Q2 है, ठीक है, ये जो Q1 है इसका मास है मान लो m, और ये Q2 जो है इसका मास है ट्वाइस ऑफ m, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? स्मॉल r। अच्छा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैलकुलेट करने बोलूं कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे कैलकुलेट करते थे? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए एक्सियम अगर लिखना है, मान लो एक्सियम अगर लिखना है तो ऐसा लिखते थे ना, एक्सिओएम इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसा कुछ लिखते थे क्या? एक्सियम का वैल्यू यही लिखते थे ना। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। चेंज के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला बनाया था। चेंज के टर्म्स में फॉर्मूला क्या था? चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 टाइम्स ऑफ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 टाइम्स ऑफ चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चेंज के टर्म्स में भी ये फॉर्मूला बनाया था क्या? हाँ या ना? ऐसा कुछ कंसेप्ट मैंने सिखाया है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने और जो कंसेप्ट तुमको बताया है, अगर मैं बोलूं कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो है, इसका क्या क्या मतलब होता था? ये पुरानी बातें हैं जो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूं। अगर मैं बोलता था कि पूरे सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या समझ में आता था? पूरे सिस्टम पर अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? मैं लिख देता हूं ये सब। एक तो ये व्हाइट बोर्ड ना रब करना बहुत मुश्किल है भाई, मैं वो नॉर्मल डस्टर यूज नहीं कर सकता। नॉर्मल डस्टर यूज करने से क्या होता है, एक बार में आप रब करो वो स्क्रीन को गंदा करके छोड़ देता है। ये समझ में आ रहा है ना? चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या लिखते हैं? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, अब कुछ बातें सेंटर ऑफ मास वाली कुछ बातें अगर मैं लिखूं, मान लो सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो होता था, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो होता था, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम का मास जीरो होना तो बहुत ही रेयर बात है, ना के बराबर है, हो ही नहीं सकता ये। तो नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, अगर नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो हो गया, या नेट, इसको ये ऐसा भी लिखते हैं ना, ACM, नेट एक्सेलरेशन बोल दो या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल दो, ये जीरो हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब VCOM का वैल्यू कांस्टेंट होगा क्या? अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो VCM का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अच्छा, VCM का वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब जो स्पीड पहले था, जो स्पीड सेंटर ऑफ मास का पहले था, बाद में भी वही स्पीड होना चाहिए, बाद में भी वही स्पीड होना चाहिए। ये हमारे पास F नेट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है। अच्छा, अब डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है,
सिर्फ Q1 पर नेट फोर्स 0 है क्या? सर नहीं, सिर्फ Q1 पे तो एक नेट फोर्स लग रहा है, क्या F Q1 Q2 इस डायरेक्शन में। सिर्फ Q2 पे नेट फोर्स 0 है क्या? सर नहीं, सिर्फ Q2 पे भी नेट फोर्स 0 नहीं है। लेकिन Q1 Q2 टेकन एज अ सिस्टम, अगर मैं Q1 Q2 को एक सिस्टम मान लूं तो पूरे सिस्टम में ये Q1 Q2 को अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है क्या? बिल्कुल। अगर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो एफ नेट का वैल्यू 0 हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। लिख सकते हैं ना ऐसा? अच्छा, अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी था, वो 0 था। अगर सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब डेल्टा एक्सीएम, अगर उसका स्पीड 0 है, अगर उसका स्पीड 0 मतलब ना ही उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में अपन ने देखा ही नहीं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में ही चल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि उसमें उसका वीसीएम जो है वो 0 है, इसका मतलब चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा क्या? ये रिलेट कर पा रहे हैं ना? अगर किसी पार्टिकल का स्पीड 0 है मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा, तो डेल्टा एक्सीएम का वैल्यू 0 हो जाएगा क्या? तो अगर ये स्टेटमेंट है इफ VCOM इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर ऐसा लिखा था उसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, मैंने ऐसा मान लिया कि अगर VCM का वैल्यू 0 है, अगर VCM का वैल्यू 0 है, इसका मतलब M1 x1 प्लस M2 x2 या M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2, इसका वैल्यू 0 लिख देंगे क्या? हाँ या ना? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर ये सिस्टम गिवन था, वो जो मैंने वहां पे सर्कल पे बनाया है, अगर वो सिस्टम गिवन है और सेंटर ऑफ मास वाज इनिशियली एट रेस्ट, ऐसा मेंशन है कि सेंटर ऑफ मास जो था वो इनिशियली अगर रेस्ट पे था, तो अगर ये Q1 को 2 मीटर अगर इधर लेके चले गए तो Q2 कितना शिफ्ट होगा? ये क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? समय को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास ये कंसेप्ट है, ये अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट जो है ना, खुद में इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत छोटा है, लेकिन जब उसमें मैकेनिक्स मिला देंगे ना तो भर भर के अपन क्या कर लेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा का पूरा मैकेनिक्स तुम्हारा दोबारा से आने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं कि सिर्फ मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाना है ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको हफ्ता दिन में 10 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन जब उसमें मैकेनिक्स मिला के अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो महीने भर का टाइम ले लेगा। ठीक है, तो बहुत एप्लीकेशन होते हैं। अब ये एप्लीकेशन तुम जितना जल्दी जल्दी समझोगे उतने जल्दी जल्दी एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगे। अब ये समझने के लिए तुमको पुरानी बेसिक पता होना चाहिए कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता था। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं फोन करके कि सर ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें पुराना कुछ लेना देना नहीं है क्या? तो नहीं भाई, किसने बोल दिया कि पुराना लेना देना नहीं है? जब तक पुराना मैकेनिक्स नहीं समझोगे फिजिक्स सीख ही नहीं पाओगे। ये मैंने कितनी बार तुमको बताया है, लेक्चर में भी बताया है कि अगर 12th का फिजिक्स आसान बनाना है तो 11th के फिजिक्स पे कमांड होनी चाहिए। अगर 11th का फिजिक्स अच्छे से नहीं आता तो 12th के फिजिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, स्कूल लेवल के फिजिक्स में शायद प्रॉब्लम ना हो, स्कूल या कॉलेज लेवल के फिजिक्स में इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब एक हायर लेवल का आप फिजिक्स सीखना चाहोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब मैंने यहां पे जो क्वेश्चन लिया है ध्यान से देखना है भाई। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। अगर पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया। अगर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, अगर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलेंगे कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये मैंने बहुत बार सिखाया था जब मैंने वहां पे लेक्चर पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन हमने क्या बोला कि अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जैसे स्पीड से पहले चल रहा था बाद में भी वैसी ही स्पीड से चलेगा। अब एक इसका एग्जांपल ले लिया जाए, अगर एग्जांपल कि अगर सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 पुट करोगे तो ये पूरा यहां पे आके 0 हो गया क्या? इसका ये मतलब होगा कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इस वाले इक्वेशन पे क्या होगा? क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, मान लो एक ऐसा अरेंजमेंट गिवन है और तुमको बोल रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास था ये m और ये 2m, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे लाई करेगा क्या? और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? दूर वाला मास इनटू सेपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा मैंने सिखाया है। दूर वाला मास इनटू सेपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास।
तो ये कितना आ जाएगा 2r/3 आ जाएगा सपोज, मतलब 2r/3 आ जाएगा शायद। अब यहां कहीं पर मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ गया और ये जो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0 है। तो अगर ये इधर शिफ्ट किया तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्या। अब ऐसा शिफ्ट करना है कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है उस पर कोई चेंज ना आए। उसके लिए क्या कर देना, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे क्या। मान लो मैं ऐसा बोलता कि ये जो q1 वाला चार्ज है वो 2 मीटर इधर शिफ्ट किया है, तो अगर ये 2 मीटर इधर शिफ्ट किया होता तो m1 के प्लेस में आप उसका मास पुट कर देते, डेल्टा x1 के प्लेस में आपने 2 मीटर पुट कर दिया, m2 डेल्टा x2। इसको सॉल्व करने पे ये नेगेटिव आता गया। नेगेटिव आने का मतलब होता अगर तुमने इसको पॉजिटिव माना है तो उसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता ना। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट किया ही नहीं है, मैंने कूलम्स लॉ बताया ही नहीं है, तो बेसिक जो है था वो मैं बता रहा हूं। बेसिक जो हमने सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट पे जो बेसिक सीखा था वही बता रहा हूं, हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें भी कौन फॉर्मूला बना सकते हैं क्या। जैसे मान लो मैं बोलूं कि VCM जो है कांस्टेंट, अब ध्यान से देखना, इसके कारण ये इधर भागना स्टार्ट करेगा, कुछ स्पीड से भागना स्टार्ट करेगा। अच्छा, और इसके कारण ये इधर भागना स्टार्ट करेगा कुछ स्पीड से। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है, देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऐसा लिखते थे क्या, VCOM इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 वेक्टर्स में आता था ये, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सब बातें अपने ने पहले भी बात कर ली है भाई। अब अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, मान लो ऐसा बोल दिया अगर, इसका मतलब m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर भी 0 होगा ना। अब और क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इसमें, मान लो ऐसा बोलते कि ये इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितने स्पीड से उधर भागेगा, तो ये m1v1 प्लस m2v2 को 0 से इक्वेट करके फाइंड कर लेते क्या। सर मेरे को नहीं समझ में आया। मैंने जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसमें दोनों चार्जेस का एक सिस्टम बना लिया, और दोनों चार्जेस का सिस्टम बनाने के बाद हमने सिंपली क्या किया, जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था उसको यूज किया। अब ऐसा कुछ ना, सिर्फ यहाँ पे फोर्सेस के नाम चेंज हो गए, एलिमेंट्स के नाम चेंज हो गए, लेकिन ऐसा कुछ सारा क्वेश्चन हमने क्या किया है पहले ही सीख लिया था। पहले जब हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सीखा था तो सारी ये सब बातें हुई थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते थे तो मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस करा दिया। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये इधर शिफ्ट किया तो ये इसको इधर आना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन को मुश्किल बनाना होता है, ऐसा बोल देते कि डेल्टा एक्सियम जो है ना ये चल रहा है कुछ स्पीड से और ये भी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा x1 का इसमें डेल्टा एक्सियम का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू मिल जाता क्या, m1 m2 मासेस तो पता ही है। वेलोसिटी में भी ऐसा ही हो सकता है, मान लो vcom का इनिशियल वेलोसिटी दे दिया होता, तो अगर नेट फोर्स 0 है सिस्टम का तो vcom का वैल्यू तो चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पे vcom का वैल्यू रख दो, m1 प्लस m2 रख दो, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर रख के जो भी वैल्यू फाइंड करना होता वो मिल जाता, हाँ या ना। मान लो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि vcom जो है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ये जो vcom है, vcom का वैल्यू अगर 0 रखना है, vcom का वैल्यू अगर इनिशियली 0 था और हमने क्या किया, मान लो ये जो था ये 10 मीटर पर सेकेंड से उधर भागा तो इसका स्पीड निकालना है। अगर vcom 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से मास इंटू इसका स्पीड मैंने 10 लिख दिया, माइनस के साथ लिख रहे हैं क्योंकि उधर भाग रहा है, प्लस इसका मास कितना ट्वाइस ऑफ m इंटू इसका स्पीड मान लो v2 निकालना था, ये पूरे को 0 से इक्वेट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू m जो है वो 2m v2 के बराबर आ जाएगा, m से m गायब कर दो तो v2 का वैल्यू 5 आ गया क्या। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पहला नोट पॉइंट हमने लिखा और पहले नोट पॉइंट पे हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस देख लिया है। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये बात तो समझ में आ गया। नेक्स्ट नोट पॉइंट है हमारे पास कूलम्ब फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। कूलम्ब फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। अब ये सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है, मान लो ये चार्ज था Q1 और ये चार्ज है Q2। अब हमेशा याद रखना कि जब भी कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है ना तो इनके सेंटर्स, अब क्या करो, ये Q1 का सेंटर यहां पर है, ये Q2 का सेंटर यहां पर है, दोनों को सेंटर्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन फॉर्म हो गया क्या। अब जब भी मुझे कूलम्ब फोर्स दिखाना है ना, जब भी कूलम्ब फोर्स दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे,
फोर्स का डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग ही रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? मान लो ये Q1 पॉजिटिव है और ये Q2 नेगेटिव नेचर का है, तो ये Q1 इस Q2 को अपनी तरफ बुला रहा है क्या, तो इसमें जो फोर्स दिखाएंगे वो क्या करेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग दिखाना है। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी के अलॉन्ग फोर्स दिखाएंगे। उसी तरह ये Q2 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये Q2 क्या कर रहा होगा, Q1 को अपनी तरफ खींच रहा होगा क्या, तो ये मेरे पास हो गया फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2, और ये मेरे पास हो गया फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1। अब इससे पहले वाले सिनेरियो में भी देखना, इससे पहले वाले भी सिनेरियो में जब मैंने फोर्सेस मेंशन किया था तो फोर्सेस का डायरेक्शन इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके अलॉन्ग ही रखा था। तो ये सेकंड पॉइंट अपने को याद रखना है कि कूलम्ब फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है कि हमेशा इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2। अब इन दोनों के बीच में अगर आपको फोर्स दिखाना है ना, तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर दिखाते हैं और ये फोर्स का डायरेक्शन इधर दिखाते हैं। इनको ज्वाइन करने वाला जो कॉमन लाइन है उसके अलॉन्ग ही मुझे क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है। तो ये मेरे पास सेकंड पॉइंट हो गया, कूलम्ब फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कूलम्ब फोर्सेस। कूलम्ब फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। कूलम्ब फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। इसका क्या मतलब है, दो चार्ज के बीच में Q1 Q2 सेपरेशन स्मॉल r, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स कैलकुलेट किया था वो K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर है क्या। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं ना कि ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है मुझे उसका वैल्यू जीरो बनाना है। मतलब मैं ऐसा चाहता हूं कि Q1 और Q2 के बीच में कोई इंटरैक्शन ना हो, Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स डेवलप हो गया था वो जीरो करना है मुझे। अच्छा, फोर्स को जीरो करने के लिए अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे मुझे फोर्स को जीरो करना है, अगर मुझे फोर्स को जीरो करना है इसका मतलब क्या होगा, या तो न्यूमरेटर को जीरो बना दो या डिनोमिनेटर को इन्फिनाइट बना दो, यही तो दो तरीका है ना। अच्छा, के कांस्टेंट इसका एक वैल्यू, वो तो जीरो हो नहीं सकता। अच्छा, चार्ज का वैल्यू अगर तुम जीरो रख दोगे तो वो तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है वो दो चार्जेस के बीच में, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के बीच में है क्या, नहीं। तो Q1 Q2 को भी जीरो नहीं बना सकते हैं। अगर K Q1 Q2 को जीरो नहीं बना सकते, अगर न्यूमरेटर पार्ट को जीरो नहीं बना सकते तो डिनोमिनेटर पार्ट को टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना पड़ेगा क्या। अब डिनोमिनेटर पार्ट को अगर मैं बोल रहा हूं कि आर स्क्वायर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आर स्क्वायर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है मतलब आर क्या हो जाएगा, आर टेंडिंग टू रूट इन्फिनिटी, ऐसा लिखेंगे क्या, ऐसा ही लिखेंगे ना। अगर आर स्क्वायर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो आर टेंडिंग टू रूट इन्फिनिटी होगा ना, नहीं, ये गलत सोचना है। अगर आर स्क्वायर टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसका मतलब क्या है, आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है ना भाई, ऐसा तो नहीं करते ना कि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी स्क्वायर है और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो है वो टू इन्फिनिटी है। अगर इस तरह का कोई कैलकुलेशन करता है तो वो इस दुनिया का नहीं है भाई, वो बाहर से आया है। अपने इंडिया में नहीं, इंडिया में क्या, अपने दुनिया में, अपनी जो प्यारी दुनिया है, कोरोना ग्रस्त दुनिया, इसमें इस तरह के कैलकुलेशन नहीं करते। अगर इस तरह के कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो इस दुनिया में तो कोरोना से भी ज्यादा भयंकर बीमारी तुमको है, ठीक है। और जिसका दवा क्या, जिसका तो कुछ भी नहीं बना सकते, कोरोना का दवा आ गया है भाई, ठीक है। माइल्ड कोरोना और मॉडरेट कोरोना का दवा अब हमारे पास है और शायद एक पुणे में कोई लैब है, सीरम या क्या नाम है, वो सितंबर में भी एक लॉन्च करने वाली है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सितंबर में आ जाएगा। ऐसे अगर अगस्त में भी क्लास खुल गई तो मजा आ जाएगा। फिर देखते हैं। अब अगर मुझे फोर्स को जीरो करना पड़ेगा इसका मतलब आर स्क्वायर, कुछ लोग मेरे से व्हाट्सएप करके मेरे को कॉल कर पूछते हैं सर क्लास कब खुल रहा है। भाई मैं उद्धव ठाकरे के बगल में बैठता हूँ क्या कि क्लास कब खुल रहा है, मेरे को कैसे पता रहेगा क्लास कब खुल रहा है। मेरे से फोन करके पूछते हैं सर क्लास कब खुल रहा है। अरे खुला हुआ है, तू आजा तू बैठ जा आके, खुला हुआ है क्लास कब खुल रहा है, मेरे को नहीं पता भाई, मैं खुद फ्रस्ट्रेट होता हूँ घर में बैठ के। फोर्स का वैल्यू जीरो हो गया, फोर्स का वैल्यू जीरो करने के लिए आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, या जो आर है आर का वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि ये Q1 Q2 के बीच में जब सेपरेशन टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा सेपरेशन हो जाएगा, तब जाके दोनों के बीच का फोर्स जीरो होने वाला है क्या। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि कूलम्ब फोर्सेस जो हैं
ये कूलम्ब फोर्सेस क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि अगर दो चार्जेस के बीच में जब तक आप सेपरेशन इन्फिनाइट नहीं रखोगे तब तक दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास थर्ड पॉइंट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और बता देते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ऐसा कुछ याद है क्या? फोर्सेस कंजर्वेटिव कब होते थे, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव कब होते थे? जैसे हमारे सिलेबस में वेट फोर्स और कौन कौन से फोर्स थे, वेट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स और ये सब जो फोर्सेस थे वो कंजर्वेटिव नेचर के थे क्या? हाँ या ना? कुछ बातें अगर मैं तुमको याद करा दूं पुरानी बातें, तो दो तरह के हमारे पास फोर्सेस होते हैं। पहला फोर्स ऐसा होता था जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। पहला फोर्स ऐसा होता है या पहला फोर्स ऐसा होता है जिसका वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। पाथ के इंडिपेंडेंट होता है इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस थे जिसका वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट था, जिसका एग्जांपल है वेट फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ऐसा कुछ है ना। मैंने तुमको कंजर्वेटिव फोर्सेस आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ही बताया था। अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करने में आराम से इंटीग्रेशन कर पाओगे, आराम से इंटीग्रेशन कर पाओगे मतलब अगर तुमको x और y में कोई रिलेशन नहीं चाहिए, इसका मतलब वो जो फोर्स है या वो जो वर्क डन था वो एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन था। ठीक है, अच्छा, अब हमारे सिलेबस में वेट था और स्प्रिंग फोर्स था। अब हमेशा याद रखना सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। ये सब पुरानी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बोलते हैं ना छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो दीज आर द छोटी बातें बट इट हैज अ वेरी मोटा इफेक्ट ऑन योर सिलेबस। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट है उनको हमने बताया था कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस। अब अगर तुमको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई ये जो फोर्स गिवन है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, तो तुम क्या कर दो ना, तुम उसका वर्क डन कैलकुलेट करके देखो। अगर वर्क डन कैलकुलेट करने में तुमको पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तुमको पाथ के नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं करना है, तो इसका मतलब वो जो वर्क डन होगा या वो जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस थे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, इन सब का वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि आपने ब्लॉक को किस तरह से मूव कराया है। जिस पाथ से मूव कराओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है। तो इस तरह के फोर्सेस को हमने क्या बताया था? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा, ये Q1 फोर्स है, ये Q1 मेरे पास है और यहां पर एक चार्ज है माइनस Q2 और दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो स्मॉल आर का है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मैंने इसको फिक्स करके रखा है बाई एनी मीन्स, वो मीन्स मुझे पता नहीं कि कैसे फिक्स किया है, लेकिन ये Q1 जो है वो फिक्स है। अगर ये Q1 फिक्स है, Q1 अगर मूव नहीं कर सकता, ये Q2 माइनस Q2 की टेंडेंसी क्या है? Q1 की तरफ भागने की है क्या? ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अभी इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल आर था, मान लो इनके बीच का सेपरेशन को इंक्रीज करके 2 टाइम्स ऑफ आर करना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर का था, मैं क्या चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना वो 2 टाइम्स ऑफ आर का आ जाए। अच्छा, अब सेपरेशन अगर मुझे आर से बढ़ाकर 2r करना है, इसमें जो फोर्स है अगर आप देखोगे तो जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या? तो ये अगर इधर जाने की टेंडेंसी रखता है तो खुद ब खुद तो इधर नहीं आने वाला। अगर ये खुद ब खुद नहीं आने वाला तो हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल एजेंट को बोलेंगे क्या कि भाई तुम फोर्स लगाओ, तुम फोर्स लगाओ, इसको खींच के लाओ यहाँ पर। ऐसा होता है ना घर में, जब कोई नाराज हो जाता है, घर से चला जाता है तो खुद से नहीं आता, तो किसी बड़े को भेजा जाता है भाई कि तुम लेके आओ उसको, जरूरत पड़े तो 2 लगाना और लेके आना। ऐसा होता है घर वालों, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, नाराज हो गए खाना नहीं खा रहे होगे तो घर वालों में एक किसी को, बड़े भाई को जनरली या पापा को जनरली भेजा जाता है कि जाओ भाई आप लेके आओ उसको। तो वो आते हैं, पापा फुल फॉर्म में आते हैं। कल फादर्स डे था, बहुत लोगों को याद भी आ जाएगा कि हाँ मेरे फादर मेरे को ऐसे बजाया करते थे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना है, आर सेपरेशन पे है और 2r सेपरेशन पे लेके आना है। अभी खुद से तो आएगा नहीं, खुद से नहीं आएगा तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना है, ये जो वर्क डन है
अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट निकल गया तो ऐसा बोल सकते हैं क्या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको कैसे लेके आना चाहता हूं, स्लोली स्लोली इसको कैसे लेके आ रहे हैं, स्लोली स्लोली इसको अगर हम स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं, इसका मतलब कभी भी कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है, कभी भी कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब कोई नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा जाए तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, क्यों, क्योंकि स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं। जब भी मैंने क्वेश्चन में बताया है, जब भी ऐसा लिखा है स्लोली स्लोली, धीमे धीमे, शनय शनय, हौले हौले, इस तरह से अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखा है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रखना है, जीरो रखना है। अच्छा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा क्या, हाँ या ना। अच्छा, अब लॉजिकली भी है, तुम देखो भाई यहाँ पे जब तुम यहां से यहां लेके आओगे तो इसका वर्क डन पॉजिटिव है लेकिन इसका वर्क डन तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है, अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है, एफ एक्सटर्नल किसी भी पॉइंट का एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा क्या, तभी तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा भाई। अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तभी तो उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो आएगा। अच्छा, अभी मान लो मुझे ये कैलकुलेट करना है या ये कैलकुलेट, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ प्लस माइनस का ही तो अंतर है, दोनों वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, इस वाले पॉइंट पर k q1 q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर है, लेकिन जब इस वाले पॉइंट पर आ जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन टू टाइम्स ऑफ r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इधर से इधर आने पर, इधर से इधर आने पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या। अच्छा, अब अगर चेंजिंग मैग्नीट्यूड का फोर्स है, अगर चेंजिंग मैग्नीट्यूड का फोर्स है और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 से कुछ तो x सेपरेशन पर है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पर ये कोई x सेपरेशन पर है और इस x सेपरेशन के बाद मुझे क्या करना है, चार्ज को कोई dx डिस्प्लेसमेंट सप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है ना। फोर्सेस अगर वेरिएबल होते थे, फोर्सेस अगर वेरिएबल होते थे तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। पहले क्या करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर पूरे लिमिट्स में अगर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो नेट वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं भाई, पहले भी पढ़ाया है तुमको ये सब, हो सकता है तुमको याद ना हो और हो सकता है याद भी हो। जिसको याद नहीं है वो तो अलग ही चल रहे हैं, वो अलग लेवल पे चल रहे हैं, वो मेरे लेवल से मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका लेवल बहुत हाई है, मैं और आप नहीं सोच सकते उनका लेवल क्या है। और जिनको याद है, जिनको याद है वो चलो भाई मेरे साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, अच्छी बात है। नहीं याद है वो दे आर क्लोज टू गॉड, मतलब उनको दुनिया का डर खत्म हो चुका है, क्या ही कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा याद करके। अरे ये फॉर्मूला याद करके क्या ही कर लोगे तुम, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, नहीं करने भाई 4 क्वेश्चन मेरे को सॉल्व। मैं ऐसे ही फॉर्म भर रहा हूँ, मैं फॉर्म बस इसलिए भर रहे हैं हम, आगे अभी जाके जब भी एग्जाम होगा, जब भी फॉर्म भरना है तो फॉर्म बस इसीलिए हम भरेंगे क्योंकि हम क्या कर सके, वहां पे जाके बैठ सके, कि बैठ के देख सके आसपास का माहौल कैसे है। चार इधर देख लेंगे बाकी लोगों की, हाँ भाई साफ सफाई है कि नहीं, पानी वानी मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है अगर 30 क्वेश्चन ने वहां पे बोला गया था कि AIEEE के सॉरी मेंस के एग्जाम में 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आने हैं तो गलती से 31 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया, या एक क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आ गया। तो ये सब देखने के लिए हम जा रहे हैं, हम वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने थोड़ी जाएंगे, हम तो बस बैठने जाएंगे वहाँ पे, फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देखेंगे, और एक बार मेंस का एग्जाम हो गया, ठीक है, एक बार मेंस का एग्जाम हो गया, एडवांस मन करेगा तो देखेंगे, नहीं तो जाने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है, कौन क्या कर लोगे, ये जान के, ये कंसेप्ट जान के क्या कर लोगे, सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये जो लेक्चर में जो सिखाया है मैंने तुमको भी इतने दिनों में, तुमको कोई फायदा हो रहा है क्या, नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा तो तब होगा ना जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तुम तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो।
तुम्हारे लिए तो जितना ज्ञान तुमको पता नहीं उतना भी कर रहे हो कि नहीं, जितना क्लासरूम में तुमको ज्ञान मिल रहा है तुम उतना रख लिया तुमने, बाकी की दुनिया से मतलब ही नहीं है भाई। बाकी की दुनिया जो भी है, दुनिया है, रहने दो, क्या कर सकते हैं, दुनिया ना बदलने वाली थी ना अब बदलेगी, कोई नहीं। पढ़ाई करना स्टार्ट करो भाई, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल में फंसने वाले हो। और तुमको अभी फील होगा, जिसने भी अपना 11 बेकार किया है ना, जिसने भी अपना 11 बेकार किया है उसको भी फील होगा, उसको ये 12th वाले में ना एक ये तो बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसको 12th में पता चलेगा कि उसने क्या मिस्टेक किया है, ठीक है। अब यहां पर जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इस इंस्टेंट पर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूं, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूंगा जब सेपरेशन x का है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन x का स्क्वायर। अब यहां पे प्लस माइनस का खेल नहीं लगाना है भाई, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस लगाना स्टार्ट कर देंगे, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फोर्स का सिर्फ, तो k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करना है dw, स्मॉल वर्क डन dw क्या होता है, f डॉट dx होता है क्या, स्मॉल वर्क डन dw जो होता है वो f वेक्टर डॉट dx वेक्टर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस तरफ है, और ये जो dx है, dx इस तरफ है क्या, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो स्मॉल वर्क डन अपन क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन जो है dw इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हो जाएगा माइनस ऑफ f dx। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये जो मेरे पास फोर्स का वैल्यू भी है, डिस्प्लेसमेंट भी dx है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूं तो देखो कैसा होगा, दैट इंप्लाइज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, माइनस बाहर रख दिया मैंने, फोर्स का वैल्यू इस इंस्टेंट पर कितना था, k q1 q2 x का स्क्वायर, k q1 q2 x का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दिया dx। अच्छा, अब x का लिमिट, यहां पर अगर मैं x का इंटीग्रेशन करूं तो x का लिमिट r से 2r जाने वाला है क्या, तो r से 2r तक इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट करना है, तो दैट इंप्लाइज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर जो वर्क डन में कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे जो वर्क डन में कैलकुलेट कर रहा हूं वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, हाँ या ना, यहां से यहां चार्ज को लेके चले गए, वर्क डन जो है, वर्क डन को सॉल्व करने के लिए मुझे कोई रिलेशन लिखना पड़ रहा है क्या, y इक्वल्स टू एक्स का क्या रिलेशन है, या जो भी पाथ है उसका रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, मैं आराम से यहां पे इंटीग्रेशन कर सकता हूं ना। अगर मैं बिना पाथ के नॉलेज का इंटीग्रेशन कर सकता हूं, अगर मैं बिना पाथ के नॉलेज का इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इसका मतलब क्या होगा, ये जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होगा क्या, तो यहां पे जब मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूंगा तो जो भी कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाल दिया, k q1 q2, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जा रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट r से 2r, लिमिट r से 2r। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई कर दोगे इसको, अगर ये डस्टर गिर गया, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा, माइनस k q1 q2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में dx और ये r 2r लिख सकते हैं ऐसा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ k q1 q2, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये आ जाएगा मेरे पास x टू द पावर माइनस 2 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो +1, ये मेरे पास माइनस में 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और लिमिट्स r से 2r। जब आप लिमिट पुट करोगे तो देखो आंसर ऐसा आने वाला है, माइनस ऑफ k q1 q2, ये माइनस जब होता है तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाता है, ये पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं अभी इंटीग्रेशन में, इस तरह से, या जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो यही तुम्हारा आंसर आने वाला है। अब ध्यान से देखो, जो वर्क डन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है क्या, और नेगेटिव आना भी चाहिए था, वर्क डन नेगेटिव आना भी चाहिए था, नेगेटिव आ भी रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलता कि मुझे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जानना है
तो बस इसलिए माइनस को हटा दे तो एक्सटेंशन का वर्क डन मिल जाता है ना। बात समझ में आया है? तो ये वर्क डन मैंने कैलकुलेट करना क्यों सिखाया यहाँ पर? ये वर्क डन मैंने कैलकुलेट करना इसलिए सिखाया क्योंकि पूछा जाता है भाई, ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक चार्ज था Q, दूसरा चार्ज है माइनस Q, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है स्मॉल r, अब उस सेपरेशन को इंक्रीज करके मुझे 2r करना है, तो फाइंड द वर्क डन। कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर जो याद करने वाली थी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है भाई, वो सेपरेशन पे चेंज हो जाएगा। अगर सेपरेशन पे फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका मतलब सेपरेशन पे अगर फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका मतलब जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है। जब भी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसा मान लिया कि कोई भी जब x सेपरेशन पे चार्ज होता तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर होता। अब कोई dx का डिस्प्लेसमेंट इसको दे दो, अगर कोई dx का डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसको दे दोगे तो यहाँ पे जो वर्क डन बन गया वो ऐसा कुछ बन रहा है क्या? अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास इंटीग्रेशन करने के लिए कोई y और x का रिलेशन, कोई z और y का रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन लिखना पड़ रहा है क्या? किस पाथ के अलॉन्ग मूव कराए हैं ये मुझे देखना नहीं पड़ रहा, मुझे बस क्या करना है, ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो अगर ये आसानी से इंटीग्रेशन हो पाएगा, इसका मतलब ये जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। जब भी वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो जो फोर्स डेवलप होगा वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब कुछ बातें हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आती हैं भाई, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है, एंड सो ऑन। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वर्क डन का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ k q1 q2 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन 2r। अब इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आना भी चाहिए था, ठीक है। कोई एक्सटेंशन का वर्क डन पूछता तो यही वैल्यू पॉजिटिव में आ जाता। तो इतनी बातें तुमको याद रखनी है। देखो अभी तक ना मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, तुम अगर बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने कितना पढ़ाया, तो अभी के 3 लेक्चर में ना, स्टार्टिंग का पहला 2 लेक्चर तो चार्ज और फोर्सेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, बेसिक ही बता रहे थे। आज के लेक्चर में फिजिक्स कितना है, मतलब आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना है, सिर्फ ये फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो फिर सर फिर बाकी इतना टाइम क्या चला, बाकी इतना टाइम तो वही चला ना जो तुमने पहले कभी सीखा है, जो तुमने क्लास 11th में जो पहले सीखा था वही तो बता रहे हैं भाई। कुछ नया बताया क्या यहाँ पे? नहीं सर। अब देखो तुमने अगर नहीं पढ़ा है क्लास 11th में, मान लो तुमने नहीं पढ़ा है, अगर तुमने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है ना, या पढ़ भी रखा है, तुमको लग रहा है कि नहीं सर मैं बातें भूल जाऊं, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो तुम रिवाइज करो। और रिविजन करने के लिए ना बुक से पढ़ना बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारी जो खुद की नोट्स है, ठीक है, जो भी नोट्स मैंने लिखाया है, देखो नोट्स जो है वो बहुत ही सीक्वेंस के फॉर्म में लिखाया गया है, नोट्स ऐसा बनाया गया है जिससे आपको समझ में आए। तो अगर तुम्हारे पास नोट्स प्रॉपर नहीं है तो जिसके पास भी नोट्स प्रॉपर है उससे नोट्स लो, जेरोक्स करो, उसको वापस भी करना, ठीक है, चोरी चकारी मत कर देना। उसका नोट्स लो, जेरोक्स करके रखो और उसको पढ़ो। और अगर डाउट होता है तुम अपने फ्रेंड से पूछो। मान लो तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई तो पढ़ता होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा सर हमने तो ऐसे लोगों से दोस्ती कर रखी है जो हमसे ही बड़े नकारे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई तो ऐसा होगा तुम्हारे ग्रुप में जो जरूर थोड़ा बहुत पढ़ता होगा। या ऐसा भी हो सकता है ना कि एक चैप्टर तुमको आता होगा, दूसरा चैप्टर उसको आता होगा, या एकदम ही सब छाट के दोस्ती की है सर हमने। अच्छा ये नहीं ये पढ़ता है, इससे दोस्ती नहीं करनी है, चल हट तू हट। ये अच्छा ये पढ़ती है, इससे दोस्ती नहीं। दोस्ती मैंने बताया था कि भाई थोड़ा बहुत, और अगर नहीं भी है दोस्ती, मान लो नहीं है तुम्हारे पास पढ़ने वाले से दोस्ती, हेल्प लेने में क्या जाता है, हेल्प ले लो भाई। जरूरत में तो डैश को भी डैश बोला जाता है, तो हेल्प ले लो। अब पढ़ाई करो। अब मान लो मेरे से जरूरत पड़ा जाए, मतलब तुमको लगे कि डाउट आ रहा है, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, मेरा जो डाउट है वो कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, कोई अलग लेवल का इंसान चाहिए, तो तुम मेरे से पूछो भाई, मैं हूँ, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करूँ। तुम मुझे व्हाट्सएप करके बताओ। बहुत लोग पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ रहे, पुरानी बातें बहुत लोग पूछते हैं। ये कभी भी मत सोचना कि सर जो है, हाँ ये हो सकता है ना कि मैं थोड़ा आंसर देने में डिले करूं, मतलब ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि तुमने मैसेज टाइप किया और मैं बैठा हूं एकदम फोन के सामने कि हाँ तुम मेरे को मैसेज भेजो मैं रिप्लाई भेजता हूं। ऐसा मत सोचना भाई। मैं जब देखूंगा, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं तभी रिप्लाई कर पाऊंगा।
बहुत लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैंने भेजा है तो मेरे को 1 मिनट में आंसर चाहिए। भाई मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय थोड़ी हूँ भाई कि तुमको 30 मिनट में तुम्हारा पिज्जा लाके दूंगा कि हाँ ले ठूस ले खा ले तू, ऐसा तो नहीं करने वाला मैं। तुम डाउट पूछो, डाउट पूछो, जो भी डाउट होता है जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं बताऊंगा। मैं ये भी नहीं पूछता, मैं तो कभी कभार जब कोई अलग सा अच्छा सा कोई डाउट पूछता है तब मैं बस जरूर पूछता हूँ कि हाँ भाई आप कौन से सेक्शन के हो। तुम बोलोगे सर आपने तो मेरा नाम भी नहीं सेव करके रखा है, मेरा नंबर भी सेव नहीं करके रखा है। तो इतने सारे बच्चे हैं भाई, ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, सबका नंबर स्टोर करके रखना स्टार्ट कर दूंगा। और ये मेरा जो फोन है हैंग करता है, सबका नंबर स्टोर करना स्टार्ट कर दूंगा ना तो ये हैंग ही होता रह जाएगा, ये कभी बैठेगा नहीं, ये हमेशा खड़ा ही रहेगा। इसलिए नहीं कर सकता मैं स्टोर। हाँ लेकिन तुम अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर को मेरा नाम जानना चाहिए तो तुम लिख दिया करो कि दिस और ये अपना नाम, सर दिस इज माई डाउट, माई स्पेशल डाउट, और ये अपना नाम तुम ऐसा लिख के भेज दिया करो, ठीक है। वैसे नाम वाम पे फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आया मेरे को पक्का। तो मैंने क्या कर दिया आज वाले लेक्चर में, मैंने क्या क्या सिखाया है, फोर्सेस तो सिखाया है भाई तुमको, फोर्सेस तो सिखाया है, लेकिन कूलम फोर्स में आज तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। ये k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। आज वाले केस में मैंने क्या बताया है, आज वाले केस में तुमको मैंने सिखाया कि कैसे मैकेनिक्स इन्वॉल्व करने वाले हैं। और ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है भाई। तुम देखना इतना ज्यादा मैकेनिक्स यहाँ पर आएगा ना, इस वाले चैप्टर में इतना ज्यादा मैकेनिक्स आएगा कि तुम्हारा 12th से भरोसा उठ जाएगा। तुमको लगेगा कि 11th तो गया, 12th भी जाने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मौका है, अभी भी टाइम है, अब पढ़ो, पढ़ोगे कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। डाउट सबको होते हैं भाई, तुम ऐसा मत सोचना कि भाई मैं अब आज से स्टार्ट करूंगा मैं कर पाऊंगा क्या, हर कोई करता है, तुम भी कर पाओगे, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज।